नमस्कार आप सभी को दोस्तों। आज बात करेंगे डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन के बारे में। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं बताऊँगा ये आपको 100% समझ आएगा। सबसे पहले समझिए, ये जो दो प्रोमिनेंट स्ट्रेटजीज़ है ट्रांसलेशन में, ये दो तरह के डिफरेंट वेज़ है जो ट्रांसलेशन को कंफर्म करते हैं टारगेट लैंग्वेज के लिए, टारगेट कल्चर के लिए। इसको आराम से समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, इन दो स्ट्रेटजीज़ को इंट्रोड्यूस किया था लॉरेंस वेनुटी ने। उसकी एक बुक थी द ट्रांसलेटर इन विजिबिलिटी अ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन 1995। देखिए, सबसे पहले आप मेरे पुराने लेक्चर्स पर जाइए, प्लेलिस्ट है ट्रांसलेशन स्टडीज़ से, जो भी प्रिंसिपल्स है इसके। जब आप उन वीडियोस को देखेंगे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो सोर्स लैंग्वेज होती है वो सोर्स लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसे आप जानते हैं। आई मीन, जैसे कि अगर आपके पास कोई हिंदी का उपन्यास है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो जो आपके पास हिंदी का उपन्यास ऑलरेडी है वो है आपका सोर्स लैंग्वेज, सोर्स टेक्स्ट। और जो आपका टारगेट लैंग्वेज है जिसमें आप उसको लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ऑडियंस के लिए, दैट इज कॉल्ड आपका टारगेट लैंग्वेज। डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन भी कुछ ऐसा है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो डोमेस्टिकेशन है, वर्ड्स, ये जो वर्ड जो सीम्स होता है, ऐसा लगता है डोमेस्टिक मीन्स घर का, अपन मतलब बिल्कुल डोमेस्टिक सा। लेकिन इसका जो फोकस होता है वो होता है टारगेट लैंग्वेज के ऊपर। समझे नहीं? फॉर एन एग्जाम्पल, जो मेरे कल्चर में जैसे कोई चीज़ बोली जाती है, ठीक है, वो इंग्लिश कल्चर में कैसी बोली जाएगी, उस बात को इंग्लिश कल्चर में कैसे समझा जाएगा, वो उस भाषा में ट्रांसलेट करना है, ना कि आपके सोर्स टेक्स्ट को जो है यहाँ पे फोकस किया जाता है। आप समझ रहे हैं कि जब आप मान के चलो, आपने लिखा होनहार बीरवान के होत चिकने पात। अगर आप होनहार बीरवान के होत चिकने पात को एज इट इज लिखेंगे तो वो हो गए सोर्स टेक्स्ट के साथ वफादारी। लेकिन नहीं, जब आप डोमेस्टिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपने उसको इंग्लिश में लिखना है, उसी भाषा में जो वहां की ऑडियंस समझे। नहीं समझे, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। फॉरेन अगर हम उसको एज इट इज लिखेंगे तो कुछ अलग बात होगी। लेकिन आपने इंडियन के कंटेक्स्ट से भी उस फ्रेज को समझना है, तो आप कैसे लिखेंगे? When the cat is away, the mice will play। कहने का मतलब ये है, आपने सिर्फ ध्यान रखा यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज पर, टारगेट ऑडियंस पर। आपका जो सोर्स टेक्स्ट था आपने उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे हम इंडिया में माता जी बोलते हैं, चाची बोलते हैं, तो आपने जब उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया तो आपने आंट लिखा, मॉम लिखा। आई मीन कि आपने उसका टोटली चेंज कर दिया। तो वो जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था, जो आपका सोर्स टेक्स्ट था, आपने उसको बदल दिया। इसके साथ देखिए, डोमेस्टिकेशन इज द ट्रांसलेटर स्ट्रेटजी टू मेक द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट कन्फर्म टू द कल्चर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। It is only aimed to make the other culture as same and the familiar, so that the target audience feels at ease in reading the translated text. Here the focus is on the receptivity of the text by the target audience। मैंने जो कहा, यहाँ फोकस ये किया जाता है कि जो आप हिंदी में आपने लिखा है वो आपको इंग्लिश में भी वैसा फील होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जो हिंदी में आपको टेस्ट आ रहा है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब आप उसको एज इट इज़ उसको ट्रांसलेट करोगे तो बिल्कुल अब्सर्ड सा लगेगा। अ वेट वर्कमैन क्वार्ल्स विद हिज टूल्स।
तो आप जब उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपने उसका सेंस बदल दिया, लेकिन टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखा और आपने उसका मीनिंग एक क्लियर मीनिंग टारगेट ऑडियंस के हिसाब से रखा। सो ट्रांसलेटिंग डीपली ओरिएंटेड कल्चरल एक्सप्रेशन इन द सोर्स लैंग्वेज लिटरली इनटू द टारगेट लैंग्वेज, जो मैंने अभी बातें कही, जैसे मासी, बुआ, चाची मैंने कहा, आंट इन इंग्लिश, द वर्ड लीला, जैसे हम बोलते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा लाइफ मे बी रिप्लेस्ड विद लव प्ले। फिर आप जो है मीन्स की जो आपकी फिडिलिटी है, जो आपकी वफादारी है आपकी सोर्स लैंग्वेज के साथ, वो नहीं रहती, आप उसको टारगेट ऑडियंस के साथ उसको क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। द ट्रांसलेटर इन सब्स्टिट्यूटिंग सच एज डिफिकल्ट वर्ड्स रिस्क द लॉस ऑफ मीनिंग एंड द सबटाइटल्स ऑफ द कल्चर पोर्ट्रेट इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। जैसे यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, मान के चलो कोई ऐसा जो सोर्स लैंग्वेज में आपका ऐसा वर्ड्स था जो आपने टारगेट लैंग्वेज में नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, आपने जब टारगेट ऑडियंस के हिसाब से लिखा होगा तो जो आपका ओरिजिनल वर्ड था आपने तो उसको मिटा दिया, लेकिन आपने ऑडियंस को ध्यान में रखा और आपने क्या कर दिया, अपना जो सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट था उसको हटा दिया। यानी कि हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स है जब आप ट्रांसलेट कर रहे थे तो आपने इंग्लिश के वर्ड्स को जो है एज इट इज़ लिख दिया, जबकि जो ओरिजिनल मीनिंग था वो बिल्कुल गायब हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मैंने आपको पहले भी कहा, जो नॉर्म्स थे, जो कल्चरल जो फॉरेन का नॉर्म्स है, जब वो उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे उन्हें नहीं लगेगा कि ये जो है आपका हिंदी से ट्रांसलेट हुआ है, उन्हें लगेगा कि वो जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ ओरिजिनल। इट मीन्स कि जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो आप जो है बिल्कुल भूल चुके हैं, जो ट्रांसलेटर है वो बिल्कुल मिसलेड कर चुका है। ठीक है, मिसलेड द न्यू रीडर, कि उसे लगेगा कि जो वो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वही ओरिजिनल है। दिस स्ट्रेटजी इन मिनिमाइजिंग द फॉरेन कल्चर वैल्यूज मे डेविएट टू मच फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स्ट ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई सारी चीज़ें, ये अभी तक मैं बता रहा था डोमेस्टिकेशंस की। अभी सेम बात करेंगे फॉरेनाइजेशन की। वहाँ क्या फोकस हुआ था, टारगेट लैंग्वेज, लेकिन फॉरेनाइजेशन में जैसे मान के चलो जब आप किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करोगे तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर जो सोर्स लैंग्वेज है उसके साथ वफादारी की जाती है, फिडिलिटी टू द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट। द ट्रांसलेटर who indulges in domestication by reducing the foreign culture norm as much as possible is concerned about the readability, the translated text and its acceptance by the new reader. On the other hand, the translator who indulges in foreignization by retain the foreign culture norms is more concerned about protecting the foreign identity of the source text than about appearing the new reader the translated text as if it had been originally written in target language। जो आपका जो फॉरेनाइजेशन है, यहाँ पर सोर्स लैंग्वेज के जो वर्ड्स है उनको इरेज नहीं किया जाता, एज इट इज़ जो है आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर जो आपका पर्पस होता है फॉरेनाइजेशन का, दैट इज़ हाईलाइट द फॉरेन आइडेंटिटी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट एंड प्रोटेक्ट दिस foreign identity from the ideological dominance of the target culture, make visible the presence of translator, cultivate a varied heterogeneous discourse, make the new reader conscious that he is reading a translated work from a foreign cultural background, and adhere to the source text structure and syntax। आपको एज ए रीडर आप समझेंगे, जब फॉरेनाइजेशन का जो पर्पस होता है आपको समझ आ जाता है कि ये जो कल्चर है दैट इज़ सोर्स लैंग्वेज कल्चर, मीन्स कि किसी ने इसको ट्रांसलेट किया है, जबकि एज इट इज़ ट्रांसलेट किया है तो आप समझ जाते हैं कि ये ट्रांसलेशन है।
However, one must keep in mind the fact no translator can totally domesticate or foreignize his work. It is perhaps a best strategy to keep both the different ways of translation in mind. काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पूरी तरह से उसको एज इट इज़ क्या करना, उसको कॉपी करना। लेकिन जैसे द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आपने एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एज इट इज़ जो है इसको हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिंदी में भी एज इट इज़ इसको लिखा है तो बंदा समझ जाता है कि ये जो है ट्रांसलेटेड वर्क है। मीन्स आपकी जो फिडिलिटी है वो भी बच गई और आपका क्या हो गया, ट्रांसलेट भी हो गया। इसका जो प्रेशर होता है स्ट्रेटजी का, जो फॉरेनाइजेशन का, on the reader of the target language text. It risks losing the interest of the new reader, thereby affecting the acceptance of the translated text. Its great disadvantage is that it may puzzle the reader altogether and he may give up the reading of the translated text. This is possible in the translated text of a poem. For an example, टूटा पहिया बाई धर्मवीर भारती ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो जो हिंदी में लिखा है दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड जो इंग्लिश में लिखा है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आई मीन ट्रांसलेशन में वो चीज़ नहीं समझ जाती। अगर ये एक इसका डिसएडवांटेजेस देखा जाए, जब तक एक रीडर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्यूअस एफर्ट्स नहीं लगाता है, मीन्स उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स टू बी फेमिलियर विद द कल्चरल वैल्यूज़ इनग्रेन इन द इंडियन मिथ्स। जैसे कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, चक्रव्यूह, अभिमन्यु। इस पोइम को समझने से पहले उसको इंडियन वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा, उसके मिथिकल, उसके मिथ्स को भी पढ़ना पड़ेगा, जो मिथिकल स्टोरीज़ है उनको भी समझना पड़ेगा, तब तक ही इसे समझ सकता है। फॉरेनाइजेशन का ये काफ़ी ज़्यादा एक ड्रॉबैक रहता है, जो डिसएडवांटेजेस रहता है, क्योंकि उनका जो टारगेट लैंग्वेज में एज इट इज़ जब वो उसको ट्रांसलेट करते हैं तो ऑडियंस के लिए दिक्कत होती, क्योंकि हमारा जो है वो सोर्स लैंग्वेज के साथ फिडिलिटी रहती है, वफादारी रहती है। हम सेंटेंसेस को नहीं बदलते हैं, हम वर्ड्स को नहीं चेंज करते हैं। अब जब आप एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करोगे तो सबसे मेन चीज़ जो है वो आगे रीडर को जो वहाँ का एग्जिस्टिंग कल्चर है उसको समझना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसलेटेड की हुई किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। अदरवाइज़ जो है वो पजल हो जाता है, जो रीडर होता है वो गिव अप कर देता है। और फॉर एन एग्जांपल कुछ तो ऐसे होते हैं जो मोस्टली उसको जो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और होपफुली दोस्तों आपको फॉरेनाइजेशन, डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चल गया होगा। जितना मेरे से बन पाया उतना आपके लिए थैंक यू सो मच।